के 50 बरस मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली साल के हवाले से मुनक़दा तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वो पाकिस्तान का शहरी हो, अगर उसने कौमी असम्बली का मेंबर बनना है तो और सूबाई असम्बली का तो 25 साल उम्र हो, सेनेट का मेंबर बनना है तो उसकी 30 साल उम्र हो। ये सिर्फ 3 कंडीशंस थी। जो डिस्क्वालिफिकेशंस वो 4 थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है, हो सकता है मैं कुछ गलत कर, वो ड्यूल सिटीजन ना हो, वो इंसॉल्वेंट डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ना हो, और पाकिस्तान की सर्विस में ना हो। मेरे ख्याल ये 3 थी, चौथी मेरे जहन से निकल रही है। अब कितनी है? वो मार्शल्ला आया, ज़ियाउल हक ने सिर्फ लेजिस्लेचर को कमज़ोर करने के लिए उसने उन 3 कंडीशंस को, जो क्वालिफिकेशंस थी, उनको 7 बना दिया। अब कोई और मेरे लिए, मेरे वोटर्स नहीं, कोई और मेरे लिए ये फैसला करता है कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं। कोई और फैसला करता है कि जी मैं इस्लामी नजरियों का पासदार हूं कि नहीं हूं, मैं ऑनेस्ट हूं कि नहीं हूं, राइटिस्ट हूं कि नहीं हूं, सगेशियस हूं कि नहीं हूं। उसके अलावा वो जो डिस्क्वालिफिकेशंस थी, जो मैंने बताया सिर्फ 4 थी, उनको बढ़ा के वो जो आता है वो 1-2 ऐड करता रहता है। लास्ट काउंट पे 16 है वो डिस्क्वालिफिकेशंस। मैं मोहतरम रजा रब्बानी साहब बैठे हैं, वो सब थोड़ा सा इतराज है। जब 2000, और मुझे पता है प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज थे उनका, लेकिन मैं जिक्र अपनी बात तो करूंगा ना। 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई तो इन सारी, जिन्होंने लेजिस्लेचर को कमजोर किया, उन सारी चीजों को हटा के बाहर फेंक देना चाहिए था। इश्यूज थे, होंगे। मेरा ये ख्याल है, बहुत ही एहतराम के साथ जस्टिस मकबूल बाकर साहब बैठे हैं, दो ही मेरे खिलाफ भी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, लेकिन इन्होंने मेरी वो जो ही वाज हेडिंग द बेंच, जिन्होंने, और रशीद रिजवी साहब मेरे वकील थे उस केस में, जिन्होंने उसको डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म किया था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई और बैठे थे, उन्होंने वो बात ना मानी। अब उन्होंने क्या किया 2010 में कि कहा, वो जो है ना, इज ऑनेस्ट राइटिस्ट सगेशियस अनलेस a court, unless proven otherwise by a court of law or something like that, I don't remember the exact words. अब हमारे जो 2010 से पहले आर्टिकल 62 और 63 इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसके बाद तो जी जजेस, जुडिशरी बहुत ही एहतराम के साथ बीच में आई और उन्होंने कहा जी ये सियासतदानों को, लेजिस्लेचर को कमज़ोर करने का शायद यही तरीका है। हर एक ने वो खुद उठा के, कोई कहता है इतनी वेरिड जजमेंट्स हैं, कोई कहता है कि जी रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है, कोई कहता है नहीं जी इसलिए कि वो भी कोर्ट ऑफ लॉ है। खैर मैं वो बहुत लंबी बहस में चला जाऊंगा। पहले ये किया। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जो 1976 का रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट था, उसके अंदर जो आप रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश होते थे, अपने कागजात नामजदगी दिखाते थे, कागजात नामजदगी दिखाने के बाद अगर वो आपके कागजात को दुरुस्त करार देता था तो उसके खिलाफ कोई अपील थी ही नहीं। देयर वाज नो अपील अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। लेकिन उसके बाद वही ज़ियाउल हक ने एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशंस के खिलाफ भी अपीलें, ट्रिब्यूनल्स बिठा दिए और एक सिलसिला चल पड़ा। और ये मैं सिर्फ ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि जो 3 लोग थे, जो 3 क्लासेस थी, जिन्होंने प्रोटेक्ट, डिफेंड और प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन को करनी थी, लेजिस्लेचर को पहले ऐसे कमजोर किया गया और हम आज तक कमजोर हैं। आर्टिकल 225 आई बिलीव, जो कि कहता है अगर एक बार मैं इलेक्ट हो जाता हूं, लेजिस्लेचर में आता हूं, 5 साल की टर्म होती है, मेरे अगर सर पे तलवार लटकी रहेगी कि 4 साल और 364 डे पे मुझे कोई डिस्क्वालीफाई कर देगा, इसलिए कि यही होता रहा है, 4-4 साल बाद लोग डिस्क्वालीफाई हुए। लेकिन आइन क्या कहता है कि एक ही तरीका है, 225 आर्टिकल है कि जी किसी को, अगर आपने किसी की इलेक्शन चैलेंज करनी है तो वो आप करेंगे थ्रू द इलेक्शन लॉज। इलेक्शन लॉज जो थे, जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था, उसके अंदर दिया हुआ है 60 दिन के अंदर आपने
जो है अपील दायर करनी है तो 60 दिन 2 महीने पहले हैं, मुझे डरना चाहिए कि शायद कोई अपील दाखिल हो जाए। और उसके बाद ट्राइब्यूनल को 4 महीने होते थे, यानी पूरे टोटल 6 महीने। 6 महीने के बाद आप किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते थे। और उसमें यह भी था कि अगर कोई शख्स डिले कर रहा है तो जज का इख्तियार था कि वो उसके बेसिस पे भी उसे डिस्क्वालीफाई करे। अभी हमने फाइनली 2017 में उसको अमेंड की, बहुत अमेंडमेंट्स हुई 2017 में अमेंडमेंट की, तो उसमें एक दे दिया उनको लाइसेंस कि जी आप जितना चाहें डिले करें, कोई एक उस पर पेनल्टी लगा दी, ये पेनल्टी होगी, आप पैसे देते जाएं और किसी को लटकाते रहें। अगर एक लेजिस्लेचर के ये डर होगा कि वो किसी वक्त भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, वो फ्रीली कैसे काम करेगा? मेरा ये ख्याल है कि इस तरीके से लेजिस्लेटिव कमजोर किया गया। आ जाए एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव को आर्टिकल 248 के जरिए इम्यूनिटी हासिल है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, ये इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी किसी कोर्ट ऑफ लॉ को आंसरेबल नहीं है। मुझ समेत मेरी काबीना के सारे लोग कोर्टों में इस वक्त, मेरा ख्याल है, इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी। और उसमें बहुत ही एहतराम के साथ जुडिशरी, एक चीज मैं बताना भूल गया, एंड दिस आई लर्न फ्रॉम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो स्पीच विच ही मेड ऑन द 10th of April 1973। उस वक्त कंसिडरेशन में यह था कि पार्लियामेंट को, बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट को पावर होना चाहिए टू इम्पीच जजेस। और बहुत ही इतराजात किए गए। और भुट्टो साहब इसलिए कि एक मुतफिका उन्होंने कहा था कि मेरे पास मेजॉरिटी है, मैं मेजॉरिटी से आइन नहीं लाना चाहता, मैं कंसेंसस से आइन लाना चाहता हूं। तो उन्होंने वो कंडीशन विड्रॉ की और बताया अभी लगारी साहब ने कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने आज तक 2 केसेस शायद जो बता रहे थे कि ये मुझे नहीं हिस्ट्री पता ज्यादा, लेकिन वो पावर अगर पार्लियामेंट को होता, जो कि इंडिया में है अक्रॉस द बॉर्डर, पार्लियामेंट कैन इम्पीच जजेस, तो शायद ये इदारा बैलेंसिंग एक्ट कोई होता और वो नहीं हो सका। खैर मैं बता रहा था वो 248 का भी चला गया तो आपने एग्जीक्यूटिव को कमजोर किया। हमें उम्मीद सिर्फ, और मैंने उस 2019 में कहा था, अदलिया से थी। उस वक्त एक ऑनरेबल जज थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उधर बैठे थे और बहुत एहतराम है। उनका एक आर्टिकल था जो मैंने कोट किया था उस दिन, मैं नाम नहीं लूंगा जज साहब का। उनका आर्टिकल था सैल्वेजिंग डेमोक्रेसी, जुडिशरी इज द लास्ट होप। और बड़ा अच्छा, एंड यू नो इफ यू रीड दैट आर्टिकल एंड लेटर ऑन देयर वर सर्टेन जजमेंट्स बाय हिम वेयर ही सेड कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, कि वो एक केस उनका मैंने उधर ही कोट किया था, बताया था कि उनका केस था कि एक शख्स चला गया कि जी सरकार ने मुझे नौकरी नहीं दी, और कोर्ट ने जो है सरकार को हुक्म किया इसको नौकरी दे दो। अपील में जब उन जज साहब के पास गए, कहते ये मेरा काम ही नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में होगी अगर हम एक दूसरे के टर्फ्स को इंक्रोच करेंगे, एग्जीक्यूटिव के टर्फ को इंक्रोच करेंगे। तो आखिरी उम्मीद ये जुडिशरी थी, रह गई है। मैंने उस दिन ये कहा था कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि जो मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए मुझे कमजोर कर दिया गया है। एज लेजिस्लेचर, एज ए एग्जीक्यूटिव मुझे कमजोर कर दिया गया है। लेकिन जुडिशरी को अब जिस तरीके से वो 63A की जजमेंट है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट नो वो अब तो इतनी बार हम ये बातें कर चुके हैं, कंटेम्प्ट से डर नहीं लगता इतना, लेकिन और बहुत चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, कंटेम्प्ट का भी जिक्र करूँ, मैंने उस दिन जिक्र किया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डराया जाता है। वो मैंने यूके के अंदर एक कोई केस था, मुझे स्पाई कैचर के समथिंग बैठे उनको,
उसमें कोई फैसला जुडिशरी ने किया तो उन्होंने जो चीफ जस्टिस थे लॉर्ड टेम्पल्टन आई बिलीव नाम था, और 2 और जजेस, तो अगले दिन अखबार ने जो उनका बड़ा जो भी बड़ा अखबार था मुझे, उसने उन तीनों जजेस की उल्टी तस्वीरें छाप के और नीचे कैप्शन दिया 3 ओल्ड फूल्स। तो एक शोर हंगामा हो गया कि ये तो बड़ी कंटेम्प्ट हो गई। तो जो लॉर्ड टेम्पल्टन थे चीफ जज, तो उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया कि कंटेम्प्ट का नोटिस, उन्होंने कहा मैं कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं लूंगा इसलिए कि ये पार्शियली ठीक है। हम 3 थे, वी आर ओल्ड सो दैट इज राइट, he thinks we are fools, that is for the public, for the others to decide. So you know I'm not going to take contempt. इधर आप आज तो करके देखें इस टाइप की कोई चीज, कहाँ कमजोर पे वो एकदम उठ के आते हैं। और इस वक्त जो हमने खुद देखा था जुडिशरी को कमजोर, अब हमें कहा जा रहा है कुछ आ रही कि अगर कुछ एतराज़ात उठाए जाते हैं जो कि परफेक्टली वैलिड हैं, कि बेंच के ऊपर एतराज़ उठाना, मेरा ख्याल है, मैं आई एम नॉट अ लॉ स्टूडेंट बट मैंने सुना इट्स परफेक्टली वैलिड। लेकिन जो ये पास्ट में कहते रहे कि चीफ जस्टिस साहब तुम्हें अगर बिकना ही था तो इतने कम कीमत पे क्यों बिके, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब ये अगर जुडिशरी इतनी वीक हो गई है तो वो जो लास्ट होप फॉर डेमोक्रेसी, उसमें डर लगने लगता है। अब वापस लाने के लिए चेयरमैन बिलावल साहब बैठे हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस सारे हमारे बैठे हैं। वी नीड टू ब्रिंग द 73 कॉन्स्टिट्यूशन बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप। इट्स नॉट इन इट्स ओरिजिनल शेप। वी नीड टू गिव द लेजिस्लेचर मोर पावर्स। और नेशनल असेंबली पावरफुल कब होगी? जब नेशनल असेंबली के मेंबरान पावरफुल होंगे। एक इमारत, एक इंस्टीट्यूशन पावरफुल नहीं होती, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए, अगर आप उनको ऐसे ही डराते धमकाते रहेंगे कि वो हर वक्त डरें, तो वो कहां से अपना काम दुरुस्त कर सकेंगे, कैसे पब्लिक को सर्व कर सकेंगे। मेरी बस यही 2-3 गुजारिशात थी इस फोरम के जरिए। ये 50 साल पूरे हैं। लेट्स ब्रिंग दी 73 कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज बैक। वो मैं एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा था, इस वक्त वो जो 2017 का कानून है ना, मैंने बताया था ना, सिर्फ 3 डिस्क्वालिफिकेशन होती। जब जाते थे वो आरओ के पास, सिर्फ 3 चीजें प्रूव करनी होती थी। मैं जी पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरी उम्र 25 साल है, एंड दैट इज इट। मेरे हिसाब से तो उस वक्त कोई जेल में बैठ के कन्विक्टेड आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता था। अगर लोग उसे इलेक्ट करें तो वो इलेक्टेड होता था। अब क्या होता है कि जी वो हमने पावर दिया है, खुद रूल्स में नेशनल असेंबली ने पावर दिया। 2017 का कानून देख लें कि आरओ जो है वो पुलिस, एफआईए, नैब, कई इलेक्ट्रिक, वापडा, सबसे इंफॉर्मेशन लेगी और कोशिश करेगी कि इस शख्स को नाअहल करो। ये मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। आप सारे जो लोग जाते हैं नॉमिनेशन के लिए करते, कितने हम वो जो पलंदा होता है ना, वो इतना मोटा बना के ले जाते हैं। ये इतने हमारी नॉमिनेशन पेपर होता है। मैंने अपने वालिद के नॉमिनेशन में 4 सफ़े होते थे, उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती थी। अब हम इतना पलंदा ले जाते और डरते हुए ले जाते कि यार कोई कागज रह तो नहीं गया। ये क्या तरीका है? मतलब ये उस शख्स को आप कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि अपने लोगों से जाके वोट ले और कल रिप्रेजेंट करे। तो ये कुछ चीज़ें थी। मैं चाह रहा था कि ये फोरम मिल गया, और मैंने यही बातें सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट के सामने भी की थी। मैं अब मुझे मौका मिला है, पार्टी लीडरशिप है, हम सारे काफ़ी इधर लेजिस्लेटर्स बैठे हैं। लेट्स मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग सो दैट वी कैन डिलीवर। और अगर हम ऐसे ही आगे चलते रहे तो हमें कहीं ना कहीं फिर रुक जाना पड़ेगा, कभी किसी जुडिशरी की डर की वजह से, कभी किसी और के डर की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आइन के 50 बरस मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली साल